वेलकम टू द लेक्चर नंबर 17। आज इस लेक्चर में हम अपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो आपके एआईबी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एज यू नो हमने जो लास्ट लेक्चर से उनमें भी 25 कंप्लीट किए हैं क्वेश्चंस और अभी तक वी हैव कंप्लीटेड 400 क्वेश्चंस। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एआईबी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके आज के क्वेश्चंस को बढ़ने के पहले हम आपको एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। देख लीजिए कि आपका जो प्रेप हॉरिजॉन ऐप है ये आपके लिए लेकर आया है आपके लास्ट 5 इयर्स के प्री वाईक्यूज क्वेश्चन, वो भी टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है कि आपकी जो प्रिपरेशन है आप उसको इवेलुएट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज देकर। तो उसमें आपको आपके मार्क्स जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पे मिल रहे हैं लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में आपके जो क्लासेस होंगे वो लाइव चलेंगे, प्लस उसमें बेनिफिट होगा कि आप एट द टाइम ही अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो AIB 21 बैच है वो डेडिकेटेड बैच स्टार्ट है, वो आपका रनिंग पर है। तो अगर आप वो बैच करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, इफ़ यू आर एन एंड्रॉयड यूज़र और आइदर ए iOS यूज़र, आपको iOS यूज़र के लिए ऐप स्टोर, एंड्रॉइड यूजर के लिए गूगल प्ले में जाके आप प्रेप हॉरिजॉन का ऐप डाउनलोड करिए। जस्ट सिंपल सा वहां पे अपना रजिस्टर करिए एंड वहां के फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ ज़रूरी बातें होती है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन और अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से है, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगी। नीलांशी मैम प्रेप हॉरिजॉन, इस चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है, आपको इस नाम से चैनल मिलेगा। वहां पे आपको जितने भी अपडेट्स हैं सारे वहां पे अवेलेबल होंगे। आपके क्लासेस के बारे में, आपके शॉर्ट्स के बारे में, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके एग्जाम के बारे में, जितनी भी एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक अपडेट्स होता है, न्यूज़ होता है, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको जैसे कोई फर्दर डाउट होता है तो आपको स्क्रीन पर नंबर आपको लगातार दिया जा रहा है, ये 9727040406 पर। इस पे आधा व्हाट्सएप पे या आप कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी वहां पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो AIB का 21 का बैच है वो करेंटली रनिंग पर है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अभी वो ऑफर पे दिया जा रहा है, आपको सिर्फ 999 पे कंप्लीट बैच मिल रहा है। और इसके अलावा आपको जो है प्रेप हॉरिजॉन ऐप पर आपको जो अभी बताएं फीचर्स, इसके अलावा सारे बेयर एक्ट भी वहां पर अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। आपको बेयर एक्ट के अगर पढ़ना है तो वहां पे जाके आप बेयर एक्ट डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं 25। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है 401, इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 जो है ये बात कर रहा है, ये है कि द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है ऑरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1980s में। स्टेटमेंट 2 हमारा कह रहा है कि जो PIL है वो अलाउ करता है एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन को अप्रोच द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में। तो आपका क्या मानना है कि जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से दोनों स्टेटमेंट ठीक करेक्ट है, दोनों गलत है, या फिर एक ठीक है एक गलत है? ये हमारे ऑप्शंस में दिया गया है, तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, देन हम देखते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है इसमें क्या बात की गई है। यहाँ पे जो PIL का कंसेप्ट है इंडिया में वो 1980s के दौरान इवॉल्व हुआ था। और इसमें एक जो लैंडमार्क केस है वो है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1981 का था। और है बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो 1984 का था, और हुसैनारा खातून का 1989 से 1980 के बीच चला था। तो कोर्ट ने जो है वो PIL को एक्सेप्ट किया एज ए टूल फॉर सोशल जस्टिस। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट 1 है तो ये तो करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 है करेक्ट है हमारा। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 में है, इसमें जो क्या कहा गया है कि स्टेटमेंट 2 में है, इसमें बात की गई है कि जो PIL है वो अलाउ करता है कोई भी, मतलब एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो एग्रीड पार्टी का हो, उसको अलाउ करता है किस लिए? टू अप्रोच द कोर्ट। करेक्ट। इसका मेन पर्पस होता है कि प्रोटेक्ट द राइट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स,
मतलब बॉन्डेड लेबर हो गए, और आपके अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स होते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, एनवायरमेंट, इस तरह के जो होते हैं बॉन्डेड लेबर्स के, उनके जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करने का ये होता है। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। सो मार्क ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आपके दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो करेक्ट है। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 का है कि जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू कैन बी कंप्लीटली एक्सक्लूडेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि दोनों गलत है, कि इनमें से कोई एक करेक्ट है? हमारे ऑप्शन में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे कि पहले स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बात की गई है। इसमें बात की गई है आपके जजमेंट रिव्यू के बारे में, जो अंडर आर्टिकल क्या दिया है 32 एंड 226। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 का। इसका क्या है कि जो जजमेंट रिव्यू दिया गया है अंडर आर्टिकल 32, ये सुप्रीम कोर्ट का है, और जो 226 का है वो हाई कोर्ट का है। तो ये जो है रिकॉग्नाइज किए गए थे एज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जो लैंडमार्क केस था वो था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो 1970 से 1973 का जजमेंट था। इसमें जो जुडिशियल रिव्यू था वो पार्ट था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का। करेक्ट। तो जो हमारा स्टेटमेंट 1 है, इस चीज के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आते हैं स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कैन नॉट बी कंप्लीटली एक्सक्लूडेड बाय पार्लियामेंट। और इसमें क्या है, इसका हम ये कहेंगे कि इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो कैन नॉट टेक अवे जुडिशियल रिव्यू बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकता है या लिमिट कर सकता है इसको, बट क्या है कि टोटल जो एक्सक्लूजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है इसको हम कह सकते हैं कि ये गलत है, ये फॉल्स होगा। तो क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो वी विल मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। सो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए, okay, let's move to another question. Next question is कि which of the following committees is associated with the parliamentary control over delegated legislation in India? तो यहाँ पे 4 हमारे ऑप्शन दिए हैं, सरकारिया कमेटी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड एस्टिमेट्स कमिटी। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, which option is the correct one for this question? Which option is the correct one? देखिए यहाँ पे जो बात की गई है कि जो पार्लियामेंट कंट्रोल है वो ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक, इसमें जो कमिटी है ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात होगी। तो क्या दिया है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये जो कमिटी है ये एग्जामाइन करती है कि एक रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनाए गए हैं वो एक पेरेंट एक्ट के स्कोप के अंदर है या नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो एक पेरेंट एक्ट के स्कोप के अंदर है या नहीं। तो इसका जो मेन पर्पस है वो भी जान लीजिए, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस है क्या है, इसका मेन पर्पस होता है कि प्रिवेंट करना एक्सेसिव डेलीगेशन एंड इंश्योर करना किसको, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पस होता है कि जो प्रिवेंट करता है ये एक्सेसिव डेलीगेशन को और इंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को। तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे एक बार वो भी देख लेंगे। जो सरकारिया कमेटी की बात की गई है तो ये रिलेट करता है सेंटर स्टेट रिलेशन से। फिर बात करते हैं अगला, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी दिया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया,
ये क्या है, ये एडवाइजरी बॉडी फॉर लीगल रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। एज एज वी नो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट है, जो बात कर रहा है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का, क्योंकि स्पेशली चेक करता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है एस्टिमेट कमिटी, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जामाइन करता है बजट एस्टिमेट को, ये डेलीगेट जो लेजिस्लेशन को इनको एग्जामाइन नहीं करता है, इनसे रिलेट नहीं करता है। तो ये भी हमारा जो है ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, जो है हमारा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ओके, okay, let's move to the next question. The state government issued a notification under a delegated power imposing a new tax on educational institutions to raise revenue for development projects. The enabling act did not authorize taxation by executive. So which case principle with render such delegate legislation invalid? तो यहाँ पे हमारे कुछ केस दिए हुए हैं 4, इनमें से कौन सा रिलेट कर रहा है हमारे क्वेश्चन से? देखिए, इस क्वेश्चन में भी बात की गई है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रिंसिपल की, जिसमें लेजिस्लेचर जो है वो कैन डेलीगेट रूल मेकिंग पावर टू द एग्जीक्यूटिव, बट यहाँ पे क्या है, जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव है फंक्शंस होते हैं जैसे कि टैक्सेशन हो गया, वो डेलीगेटेड नहीं होगा, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो जो टैक्सेशन है वो है सोवरेन लेजिस्लेटिव फंक्शन, जो होना चाहिए मस्ट बी एक्सप्रेसली ऑथराइज इन द पेरेंट एक्ट। ठीक है, तो इफ इसकी और बात कर लेते हैं कि इफ इनेबलिंग एक्ट डज नॉट ऑथराइज टैक्सेशन, एनी डेलीगेटेड नोटिफिकेशन जो होता है वो इम्पोज करता है टैक्स इज अल्ट्रा वाइज, मतलब बियॉन्ड पावर के, और वो होता है क्या, इनवैलिड हो गया, एंड वो इनवैलिड हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट डेलीगेशन जो है वो कैन नॉट इंक्लूड उसमें, क्योंकि एसेंशियल जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे टैक्सेशन जो था, टैक्सेशन विदाउट एक्सप्रेस अथॉरिटी जो है वो इनवैलिड होगी। तो एक बार हम सारे अपने ऑप्शन देख के चलेंगे। पहला दिया हमारा री दिल्ली लॉ एक्ट 1951 का, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या था कि ये लेट डाउन जनरल लिमिट्स ऑफ डेलीगेशन, बट इट्स डजंट स्पेसिफिक टू टैक्सेशन, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू टैक्सेशन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला बात करते हैं हमदर्द दवाखाना, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्या है, ये एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बारे में बात करता है, जैसे कि टैक्सेशन कैन नॉट बी डेलीगेटेड, व्हाट, द फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो ये ठीक है। ऑप्शन सी है कि इन रे केरला एजुकेशन बिल 1958 की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा ये भी रॉन्ग होगा। क्यों? ऑप्शन सी इज ऑल्सो द रॉन्ग वन, क्योंकि जो इट इज कंसर्न विद एजुकेशन राइट से कंसर्न था, और ये कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड नहीं था, तो ये हमारा इसमें नाम में ही लिखा एजुकेशन से था, तो ये हमारा यहाँ पे रिलेटेबल नहीं है। नेक्स्ट है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, ये रिलेट करता था, ये जो केस था ये था पेंशन राइट से रिलेट था, ये डेलीगेशन से रिलेटेड नहीं था, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमदर्द दवाखाना। ऑप्शन नंबर बी है, ये है हमदर्द दवाखाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 405, 405 नंबर, इसका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम अपील इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो 4 ऑप्शंस दिए हमारे पास, एक बार ऑप्शंस पढ़िएगा क्या ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस देख लीजिए।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये क्या है कि ये फोकस करता है किस पर, लीगैलिटी, प्रोसीजर और जुडिडिक्शन पे। यहाँ पे जो है कोर्ट जो है वो चेक करेगा कि डिड द अथॉरिटी एक्ट विद इन इट्स पावर, मतलब जो अथॉरिटी है उसने अपने पावर में रहते ही अपने जो ड्यूटी है वो की है। फिर है वॉज नेचुरल जस्टिस फॉलोड। फिर आता है कि वॉज द डिसीजन आर्बिट्री। तो ये जो है इट डज नॉट गो इनटू मेरिट्स, वेदर डिसीजन जो है वो क्या होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा, फैक्चुअली पे बेस्ड है ये। ठीक है, इट डज नॉट गो इनटू मेरिट्स में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपील की गई थी कि वो क्या है कि जो हायर अथॉरिटी है यानी मतलब या फिर कोर्ट है, तो वो री एग्जामाइन करेगा मेरिट्स को। किसकी मेरिट्स को, केस की मेरिट्स को। तो और क्या करेगा कि ये सब्स्टिट्यूट करता है अपना खुद का डिसीजन किसके लिए, लोअर अथॉरिटी के लिए। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद रखेंगे कि अपील जो है वो इक्वल टू होता है किसके, मेरिट प्लस फैक्ट प्लस लॉ। अपील इज इक्वल टू मेरिट्स प्लस फैक्ट प्लस लॉ। इसको ऐसे करेंगे। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कि पहला दिया है जुडिशियल रिव्यू एग्जामाइंस द मेरिट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वेयर द अपील एग्जामाइंस ओनली द प्रोसीजर। तो ये क्या है, ये गलत होगा क्योंकि रिवर्स ऑफ रियलिटी है। ये क्या है, रिवर्स ऑफ रियलिटी। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है बी देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू एग्जामाइंस द लीगैलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर एज अपील री एग्जामाइंस द मेरिट्स ऑफ द डिसीजन। ये हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये ट्रू डिस्टिंक्शन की है। यहाँ पे क्या है, ट्रू डिस्टिंक्शन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन सी भी क्या कह रहा है। जुडिशियल रिव्यू एंड अपील आर आइडेंटिकल इन स्कोप एंड इफेक्ट। स्कोप एंड इफेक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है ये गलत होगा, क्योंकि दे डिफर इन स्कोप, दे डिफर इन स्कोप। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए क्या है कि जुडिशियल रिव्यू कैन बी इन्वोक्ड ओनली बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इटसेल्फ। तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। क्यों, ऑप्शन डी क्यों गलत होने वाला, क्योंकि इट कैन बी इन्वोक्ड बाय अफेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A municipal authority under its delegated powers framed by laws imposing a penalty of imprisonment for non-payment of a minor fee through the Parent Act only permitted monetary fines, which doctrine makes this bylaw invalid। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के डॉक्ट्राइन दिए हैं, तो कौन सा यहाँ पे रिलेट करेगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा होगा, अल्ट्रा वायर प्रिंसिपल हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। क्योंकि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, मतलब जो बाई लॉज की बात करी गई है, रूल्स हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, दैट मस्ट बी रिमेन विद इन द स्कोप ऑफ द पेरेंट एक्ट। ठीक है, वो कहाँ रहने चाहिए, उनको एक पेरेंट एक्ट के स्कोप के अंदर लिमिटेड है, वो लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, उनको इसका क्या है कि इफ द पेरेंट एक्ट जो है वो ऑथराइज्ड होगा ओनली मॉनेटरी हो गया, मतलब जो मॉनेटरी फाइन जो हमारे क्वेश्चन में बात करी गई थी कि जो पेरेंट एक्ट है वो ऑथराइज्ड होगा कि कहाँ पे, सिर्फ मॉनेटरी फाइन तक। बट द जो बाई लॉज है वो इम्पोज करते हैं इम्प्रिजनमेंट, इट गोज बियॉन्ड द पास कंफर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अल्ट्रा वायर्स की बात हो रही है। तो जो ऐसे कुछ जो बाई लॉज होते हैं वो इनवैलिड होते हैं। क्यों, क्योंकि जो डेलीगेट है वो कैन नॉट एक्सरसाइज पावर दैट आर नॉट ग्रांटेड बाय द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। लेकिन हमने अपना डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियरेबिलिटी भी पढ़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे रिलेटेबल नहीं है, लेकिन जान लेते हैं कि इसमें क्या था, कंसर्न विद सेपरेटिंग वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट्स ऑफ द स्टैट। ठीक है, ये हमने यहाँ पढ़ा था, तो यहाँ तो ये रिलेट नहीं है। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ये क्या कहता है, ये जो कहता है कि ये डील करता है किससे,
विद फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन को लेके, एंड ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगला बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। तो जो ये क्या होता है, ये अप्लाई होता है कहाँ, जब डिसीजन मेकर जो है वो मस्ट एक्ट डिस्पाइट बायस, ठीक है, इट इज नॉट रिलेवेंट हेयर, यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, ये यहाँ पे डील करता है जो हमारे क्वेश्चन में बात की गई थी, कि ये क्या डील करता है, बाय लॉ बियॉन्ड पैरेक्ट एक्ट जो होता है वो इनवैलिड होता है। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा मार्क करिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस malice इन लॉ refers टू बैड फेथ और पर्सनल इल विल। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि malice इन लॉ जो है वो ऑकर होता है व्हेन एन एक्शन इज टेकन विदाउट लॉ जस्टिफिकेशन इवन विदाउट पर्सनल बाइस पे। तो यहाँ जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है, क्या होगा। तो आइए देखते हैं हमारे स्टेटमेंट जो बात की गई थी स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, मलाइस इन लॉ की बात कर रहा है, इसका क्या है, ये क्या होता है, पर्सनल इल विल और बैड फेथ के कोई इससे वो रिलेशन नहीं होता है। ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली मलाइस इन फैक्ट के लिए होती है, मतलब पर्सनल बाइज हो गए, बैड मोटिव हो गया, तो हमारा क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 जो है ये फॉल्स है। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 में क्या बात की गई है, स्टेटमेंट 2 में जो है मलाइस इन लॉ की बात करी गई है, उसका मतलब होता है कि एक्शन जो है वो विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन लिया गया है, चाहे पर्सनल बाइस हो या ना हो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अथॉरिटी जो है वो अपने पावर का मिसयूज करें, बिना लीगल बेसिस के एक्शन लेते हैं वहां पे, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट हो गया। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, जो कह रहा है कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज द ट्रू वन। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मेनका गांधी का जो केस है ये एक लैंडमार्क केस था, तो ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए इस केस के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, द प्रिंसिपल दैट एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मस्ट बी राइट जस्ट एंड फेयर वॉज लिंक टू विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से लिंक किया गया था, यहाँ पे आपके आर्टिकल दिए हुए हैं, तो विच वन इज द करेक्ट वन। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा आर्टिकल नंबर 21, क्योंकि जो मेनका गांधी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1978 का जजमेंट था, ये जो केस था ये लैंडमार्क केस था, ये एक्सपेंडिंग करता था क्या, स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एनी जो कोई भी प्रोसीजर था वो डिप्राइव करता था एक पर्सन की लिबर्टी को, दैट मस्ट बी राइट जस्ट एंड फेयर बट नॉट आर्बिट्री फैंसीफुल और ऑपरेसिव। तो जो यहाँ पे जो ये लिंक किया गया था कि दिस लिंक जो है ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का था, जो आर्टिकल 21 में बात करी थी, इसको ये क्या बनाता है, इसको ये ब्रॉड गारंटी ऑफ फेयरनेस डिग्निटी एंड ड्यू प्रोसेस पर बेस्ड था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि आर्टिकल 21 तो हमारा करेक्ट हो गया है, आर्टिकल 14 क्या बात करता है, ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत होगा, लेकिन ये भी देखते चलेंगे कि ये किस बारे में डील करता है। आर्टिकल 14 जो है हमारा ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, बट जो फेयरनेस प्रिंसिपल है वो वहां पे टाइड हुआ था किसमें, आर्टिकल 21 में, तो ये तो हमारा गलत हो गया। आर्टिकल 19 है, ये क्या करता है, ये फ्रीडम ऑफ राइट्स की बात करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारे केस में दिया गया था वो क्या कर रहा था, इसने टच किया था उनको भी, बट जो मेन प्रिंसिपल था वो क्या था, आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड था, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर बात करते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से डील करता है, ये फेयरनेस प्रिंसिपल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आर्टिकल 32 भी हमारा कैंसिल हुआ। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर।
ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिस्टर आर की बात हो रही है। ये मिस्टर आर ए म्युनिसिपल ऑफिसर है, ये wrongfully prevents Miss K from entering a public park which she had a legal right to visit. She suffers no financial or physical loss due to this act. In such a case, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे लैटिन वर्ड्स में ऑप्शंस दिए हैं लैटिन लैंग्वेज में, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? देखिए यहाँ पे क्या बात करते हैं कि मिस्टर आर जो है उन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया है मिस के को, कहाँ पे, पब्लिक पार्क में एंटर करने से, ठीक है, उनको रोका गया है। तो क्यों रोका गया है? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले हम बात करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर होगा इंजूरिया शाइन डैमनम। क्यों होगा ये भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं सारे जो ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी भी लैटिन लैंग्वेज से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं या क्वेश्चन आता है, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके ऑप्शंस भी पढ़िए, फिर रिकॉल करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए जो लैटिन लैंग्वेज है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि वो अक्सर ये भूल जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज को याद करना डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले अपने ऑप्शंस पे, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, इट इज डैमनम साइन इंजूरिया। तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि ये डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, मतलब एग्जाम्पल देते हैं जैसे लॉफुल कॉम्पिटिशन होता है जो कॉज करता है किसको, उस फिनेंशियल लॉस को, करेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हुआ, क्योंकि यहाँ कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है इस केस में। फिर बात करते हैं इट इज इंजूरिया शाइन डैमनम। तो इंजूरिया शाइन डैमनम क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि लीगल इंजरी होती है विदाउट एक्चुअल डैमेज, मतलब एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है लेकिन वहां पे लीगल इंजरी होगी, जैसे कि यहाँ पे वॉयलेशन होता है लीगल राइट का इवन इफ नो फाइनेंशियल और फिजिकल लॉस हो, ठीक है, कोई भी लीगल राइट होता है उसका अगर वॉयलेशन हो रहा है, बशर्त क्या है, वहां पे कोई फाइनेंशियल और फिजिकल लॉस ना हो रहा हो तब भी। तो ये हमारा यहाँ पर रिलेट कर रहा है, क्योंकि बताऊंगी आगे, पहले ऑप्शंस देखते हैं कि इट इज वायलेंट नॉट फिट इंजूरिया जो है ऑप्शन नंबर सी में, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कंसेंट टू रिस्क होता है, यहाँ पे कोई इंजरी क्लेम नहीं की गई है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, क्योंकि वहां पे जो होता है रिस्क होता है लेकिन इंजरी क्लेम नहीं की गई है। तो इस स्पोर्ट्स में होता है कि वहां पे रिस्क होता है बॉल लगने की, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है कोई, तो उसको बॉल लगती है तो वो पता है ऑलरेडी कि वो रिस्क है वहां पर, करेक्ट। तो ये भी हमारा यहाँ पर नहीं है। फिर बात करते हैं इट इज रेस इप्सा लिक्विटर। ये क्या बात करता है, ये करता है नेग्लिजेंस इन्फर्ड फ्रॉम फैक्ट्स को लेके, मतलब कि जो थिंग है स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कोई भी चीज है वो खुद के लिए बोल जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा केस दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो मिस के है यहाँ पे, वो उनका क्या लीगल राइट है किसमें, एक पब्लिक पार्क में जाने का, ठीक है, क्योंकि पब्लिक पार्क है उसमें कोई भी जा सकता है, ये हर सिटीजन का लीगल राइट होता है। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मिस्टर आर हैं उन्होंने रॉन्गफुली जो है प्रिवेंट कर दिया उनको पार्क में एंटर करने से, तो ये क्या हुआ, वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ। तो यहाँ पे कोई भी फिनेंशियल या फिजिकल लॉस नहीं हुआ है, बट क्या हुआ है, लीगल इंजरी हुआ है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे लीगल इंजरी हुआ है तो हमने बात किया था इंजूरिया शाइन डैमनम का मतलब होता है लीगल इंजरी होना, तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिस्टर टी एंग्रीली रेजेस हिज हैंड एंड मूव्स टुवर्ड मिस्टर आर एज इफ टू हिट हिम बट स्टॉप बिफोर एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इज मेड। तो मिस्टर आर जो है वो बिलीविंग ही इज अबाउट टू बी स्ट्रक, तो स्टेप बैक इन फियर, विच टोट इफ एनी हैज बीन कमिटेड, इनमें से कौन सा टोट है, बैटरी असॉल्ट फॉल्ट इम्प्रिजनमेंट या फिर दिया हुआ है हमारा नर्वस शॉक। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए बैटरी का मतलब क्या होता है, बैटरी का मतलब होता है एक्चुअल जो फिजिकल कांटेक्ट होता है, यानी कि हिट करना, मारना, टच करना, ऑफेंसिवली टचिंग होता है। फिर बात करते हैं एजॉल्ट का। एजॉल्ट क्या होता है
कि थ्रेट करना या अटेम्प्ट टू कॉज हार्म दैट क्रिएट्स रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ इमीडिएट क्या कॉन्टैक्ट इवन इफ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑकर। ठीक है, डर का बेस्ड होता है, तो असोल्ट तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन देखते हैं और भी ऑप्शन की फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ऑफ ए पर्सनस लिबर्टी, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। नर्वस शॉक का मतलब क्या होता है कि साइकाट्रिक इंजरी होती है कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, मतलब किसी तरह का मेंटल इंजरी होती है नेग्लिजेंस को वजह से, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है असॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो असॉल्ट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारे पास केस दिया है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या है, मिस्टर जो टी है उन्होंने क्या किया था, गुस्से में अपना हाथ उठाया और मूव हुए किसकी तरफ चले, मिस्टर आर की तरफ, कि एज इफ टू हिट, मतलब उनको मार देंगे। लेकिन जो है मिस्टर आर ये सिर्फ चले थे, इन्होंने मारा नहीं है। लेकिन जो यहाँ मिस्टर आर थे उनका क्या हुआ, वो डर गए किससे, कि इमीडिएट हार्म की वजह से उनका जो रीजनेबल एप्रीहेंशन वहां पे क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे बैटरी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, एजॉल्ट आएगा, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं है इसलिए बैटरी नहीं होगा, एजॉल्ट आएगा यहाँ पे। क्योंकि जो फियर ऑफ इमिटेंट हार्म का होगा वो इवन विदाउट कांटेक्ट भी नहीं है वहां पे फिजिकल, फिर भी जो है फियर ऑफ इमिटेंट हार्म का यहाँ पे केस आएगा, जो होता है हमारा एजॉल्ट में। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मूव दिस मिस जे न्यू while taking the lift that driver Mr. T was under the influence of alcohol. Consequently, the car met with an accident and Miss J got injured and she has filed a case for compensation. Which defense could be claimed by Mr. T? कौन सा जो क्लेम है जो मिस्टर टी जो वहां पे क्लेम कर सकते हैं, कौन सा डिफेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि क्या बात करते हैं कि वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया हो गया, इनवाइटेबल एक्सीडेंट हो गया, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ नेसेसिटी, इन सारे का मतलब हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ये होगा वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। क्यों, क्योंकि ये कहता है, ये डील करता है कि टू ए विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, मतलब इफ समवन नोइंगली एंड वॉलेंट्री कंसेंट टू ए रिस्क दे कैन नॉट लेटर क्लेम्स डैमेजेस फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि स्पेक्टेटर एट ए क्रिकेट में वो मैच खेल रहा होता है, तो वो उसको क्या लगता है, उसको बॉल लग जाती है, बट वो कैन नॉट स्यू एट रिस्क वॉज एक्सेप्टेड, क्योंकि उसको पता है कि अगर वहां पे वो क्रिकेट ग्राउंड में है खेल रहा है तो उसको हाई चांसेस है बॉल लग के इंजर होने का। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें क्या है कि जो मिस जे थी यहाँ पे, इनको पता था कि जो ड्राइवर है मिस्टर टी वो क्या है, ड्रंकन है, वो एल्कोहल ड्रिंकर है, तो उसने फिर भी चूज किया उसके साथ लिफ्ट में जाने का, कार में उसके साथ जाने का। लेकिन उसको पता था, मिस जे को पता था कि मिस्टर टी जो है वो ड्रंक्ड है, तो यहाँ पर रिस्क है एक्सीडेंट होने का, और एक्सीडेंट हुआ भी, एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे क्या है, इंजरी भी हुई। तो जो मतलब जो मिस कौन सी थी, जे, मिस जे थी, इनको ये अच्छे से पता था, तो शी वॉलेंटरली एक्सेप्टेड द रिस्क, उन्होंने अपनी मर्जी से जो रिस्क है उसको एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे जो है मिस्टर जो टी है वो क्लेम कर सकता है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया एज ए डिफेंस का, क्योंकि ये जो है ये क्या कहता है, ये वॉलेंट्री नॉन फिट जो इंजूरिया है ये कहता है कंसेंट टू रिस्क जो है वो बाहर करता है क्लेम को, तो ये यहाँ पे करेक्ट हुआ। इनवाइटेबल जो एक्सीडेंट की बात करते हैं ऑप्शन बी दिया है, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, एक्सीडेंट जो होते हैं अनअवॉइडेबल डिस्पाइट केयर, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड किसको कहा जाता है, जो नेचुरल डैमेजेस होते हैं नेचुरल क्लामिटी की वजह से, जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, मतलब जो चीजें ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर होता है वो होता है एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, फिर एक्ट ऑफ नेसेसिटी भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि कुछ एक्शंस होते हैं वो जस्टिफाइड बाय अर्जेंट नेसेसिटी, ये यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। तो मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मार्क ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 411। करेक्ट। Okay, let's move to the next question.
Mr. P owns a house near an open field where Mr. Q starts operating a brick kiln that emits excessive smoke and dust. ठीक है, making Mr. P's family ill and forcing them to keep windows closed all the time. What tort has Mr. Q committed? Mr. Q ने कौन सा tort commit किया है? Trespass to land, public nuisance, private nuisance या negligence? क्या होगा यहाँ पे? तीनों जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनका मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए जो यहाँ पे दिया है, क्या पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम कि ट्रेसपास टू लैंड जो होता है वो क्या होता है कि ये होता है डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद लैंड। मतलब जैसे कि एंटरिंग विदाउट परमिशन, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोहिबिटेड है एंट्री बट बिना परमिशन के आप वहाँ घुस गए हैं, तो वो होता है आपका ट्रेसपास टू लैंड, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, रिलेटेबली नहीं है। फिर आता है पब्लिक नॉइसेंस। पब्लिक नॉइसेंस क्या होता है कि इंटरफेरेंस विद राइट्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। मतलब जैसे कि लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, क्या कर हाईवे को ब्लॉक कर दिया, उससे क्या हो रहा है, पब्लिक को डिस्टर्ब हो रहा है, लार्ज अमाउंट में होता है ये, मतलब एक लार्ज क्वांटिटी की जो पब्लिक है उसको डिस्टरबेंस हो रहा है कि कहीं रोड ब्लॉक कर दी, कहीं पानी रोक दिया गया, कहीं कुछ ऐसा जिससे काफी नंबर्स में जनता जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ हम मिस्टर पी और मिस्टर क्यू की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं प्राइवेट नॉइसेंस। प्राइवेट नॉइसेंस क्या होता है कि जो सब्सटैंशियल और अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होता है विद द यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड बाय एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया गया था कि जो मिस्टर क्यू है वो ब्रिक के क्लीन एमिट से स्मोक और डस्ट निकल रहा है, उसकी वजह से जो हार्म कर रहा है मिस्टर पी की फैमिली को और रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उनको एंजॉयमेंट करने का, अपने घर के जो है मजे लेने का उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि उनको क्या है वहां पे जो मिस्टर क्यू का ब्रिक क्लिन जो है वो क्या कर रहा है, स्मोक और डस्ट निकाल रहा है, उसकी वजह से मिस्टर पी को अपने घर के जो खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि उस धूल और धुएं की वजह से उनकी फैमिली बीमार पड़ रही है। तो ये क्या हुआ, दिस इज ए प्राइवेट नॉइसेंस। क्या हुआ क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में नहीं लेकिन किसी एक की वजह से दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हुआ प्राइवेट नॉइसेंस। क्योंकि यहाँ पे जो है जो मिस्टर पी जो है वो पर्सनली इफेक्ट हो रहे हैं या पब्लिक इफेक्ट नहीं हो रही है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लेकिन देखते हैं नेग्लिजेंस क्या होता है, क्योंकि देखिए ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है कॉजिंग फोर्सिबल हार्म, यहाँ पे जो इशू है ये इंटरफेरेंस का हो रहा है प्रॉपर्टी राइट्स का, यहाँ पे नेग्लिजेंस का कोई बात नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, प्राइवेट जो है नॉइसेंस इज द करेक्ट आंसर। So mark it as a correct answer. Okay. Now move to the next question. कि Mr. A was driving his scooter on the correct side of the road, but Mr. B जो है coming from the opposite side at high speed lost control and hit A's scooter. However, A was not wearing a helmet and suffered severe head injury. Which doctrine applies? कौन सा doctrine applies होगा? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे गलती किसकी है, दोनों की गलती है। क्यों? क्योंकि जो है मिस्टर ए जो है वो सही साइड पे चला रहा था बट वो हेलमेट नहीं पहने था, हेलमेट नहीं पहनना इस ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन हुआ। फिर मिस्टर बी है वो स्पीड में आ रहा था लेकिन रॉन्ग साइड चल रहा था, ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन की कंपोजिट नेग्लिजेंस होता है। ये क्या होता है कि जो व्हेन इंजरी इज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस ऑफ टू या उससे ज्यादा रॉन्ग डूअर्स का एक साथ, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगी वो जॉइंट होती है। तो यहाँ पे क्या बात करिए क्वेश्चन में कि यहाँ पे सिर्फ मिस्टर बी वॉज नेग्लिजेंट इन ड्राइविंग, तो ये हमारा गलत हुआ। फिर आते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में। तो ये क्या हुआ कि जहाँ पे यहाँ पे जो इंजर्ड पार्टी है उसका भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है डैमेज में बाय देयर ओन नेग्लिजेंस, उनकी खुद की लापरवाही की वजह से। जैसे कि क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि जो मिस्टर ए है उसने हेलमेट नहीं पहना था, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी भी लापरवाही थी, तो ये जो ओमिशन हुआ उसका ओमिशन एग्रेव द इंजरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अप्लाई होगा। तो हमारा ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। लेकिन बात कर लेते हैं बाकी के दो ऑप्शंस की भी। इनएविटेबल जो एक्सीडेंट दिया है ये क्या मतलब है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो अनअवॉइडेबल डिस्पाइट की वजह से हुआ ड्यू टू केयर, यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है वो क्लियर है, हेयर नेग्लिजेंस इज क्लियर,
तो ये रॉन्ग होगा। फिर आता है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि इसमें जो कंसेंट टू रिस्क है वो मिस्टर ए डिड नॉट कंसेंट टू इंजरी, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हुआ। तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज पेबल अंडर विच प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1888। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा सेक्शन करेक्ट होगा, विच सेक्शन इज द करेक्ट वन। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेक्शन 161 जो है ये करेक्ट है। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1888 का है, जो क्या बताता है कि ये प्रोवाइड करता है कंपनसेशन इन हिट एंड रन केस के बारे में। यहाँ पे कुछ फिक्स कंपनसेशन होते हैं, जैसे कि डेथ के लिए हो गया कितना, यहाँ पे डेथ के लिए हो गया 2 लाख अमाउंट, 2 लाख रुपए, और अगर एक्सीडेंटल है मतलब इंजर्ड है तो होगा ये 50,000 रुपीज। डेथ के लिए 2 लाख एंड एक्सीडेंटल मतलब ग्रीवियस हर्ट है तो 50,000 होगा। तो ये केस में है, ये पेड फ्रॉम द हिट एंड रन कंपनसेशन फंड से दिया जाता है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन है 163A, ये गलत होगा क्योंकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला जो कंपनसेशन का है ये फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में, ये फंड लाइबिलिटी के बारे फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में बात नहीं करता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 166, ये क्या बात करता है, ये फॉल्ट बेस्ड क्लेम पिटीशन फाइल कराता है, ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। सेक्शन 140 की बात करेंगे तो इंटरिम कंपनसेशन जो होता है अंडर नो फॉल्ट लायबिलिटी, मतलब 50,000 फॉर डेथ था वहां पे और 25,000 फॉर इंजरी था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब सेक्शन नंबर 161 है जो बात करता है किसके लिए, हिट एंड रन केस में फंड को प्रोवाइड करने के लिए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एस्टैब्लिश दैट नो फॉल्ट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 140 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डज नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से कौन सा केस है जो रिलेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो केस है गुजरात एसआरटीसी वर्सेस रामन भाई प्रतिभा भाई, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो सेक्शन 140 क्वेश्चन में दिया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, ये का क्या बात करता है, नो फॉल्ट लायबिलिटी के बारे में डील करता है। तो यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो पेबल होगी विदाउट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। यहाँ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि क्विक रिलीफ किसको देना, विक्टिम्स को, मोटर एक्सीडेंट का जो विक्टिम है उसको तुरंत रिलीफ देना, क्विक रिलीफ देना। तो जो यहाँ पे केस दिया हुआ है, जो हमारे केस में कि गुजरात एसआरटीसी वर्सेस रमन भाई प्रतिभा भाई, तो ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 140। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंपनसेशन है वो पेबल होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉल्ट और नेग्लिजेंस के। तो जो ये केस है ये फॉर्मली स्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी इन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन जो दूसरा है मीनू बी मेहता वर्सेस बालकृष्ण आर नायन, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये क्या करता है, ये नेग्लिजेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड अंडर फॉल्ट लायबिलिटी, मतलब ये सेक्शन जो 140 था उसके पहले ही आ गया था, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। अगला है कौशुमा बेगम वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस, ठीक है, ये क्या बात कर रहा था, ये जो था ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा क्योंकि इसमें कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो थी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, बट जो सेक्शन 140 था वो यहाँ पे स्पेशली नहीं था, स्पेसिफिकली नहीं हुआ था, तो ये भी हमारा गलत होगा। अगला बात करते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, तो ये क्या है, ये जो केस था ये रिलेट करता था स्टेट लायबिलिटी इन टोट के बारे में, ये मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड ही नहीं था, तो ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, तो मार्क ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि अंडर सेक्शन 166 की बात हो रही है, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन बिफोर द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल MACT। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं कि कौन यहाँ पे फाइल कर सकता है क्लेम। देखिएगा कि हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसको थोड़ा समझते हैं कि जो सेक्शन 166 है, 166 है किसका, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का। ये डील करता है किससे, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी को क्लेम करने के लिए बिफोर द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, मतलब MACT, जो हमारे क्वेश्चन में भी बात की गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन जो कंपनसेशन का वो किसके थ्रू फाइल किया जा सकता है, कि जो इंजर्ड पर्सन होता है, मतलब जो विक्टिम हो गया। दूसरा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज, मतलब जो विक्टिम था उसके बिहाफ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द विक्टिम। फिर आते हैं, तीसरा हो गया कि एनी एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द इंजर्ड और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है इंश्योर करता है कि इफ विक्टिम जो है वो अनेबल है किसी वजह से वो नहीं कर सकता अप्रोच, तो फिर वहां पे उसकी फैमिली या फिर कोई ऑथराइज एजेंट कर सकता है। तो ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, ये बात की गई है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कह रहा है द इंजर्ड, जो खुद विक्टिम, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका कोई एजेंट, यहाँ पे फैमिली मेंबर भी हो सकता है। करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि रवि वॉज ड्राइविंग हिज कार विद वैलिड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, उसके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दोनों है। तो ए पेडेस्ट्रियन सडनली क्रॉस द रोड, पेडेस्ट्रियन क्या होता है, जो पैदल चलता है आदमी रोड पर, ठीक है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो वो जो है सडनली उसने रोड क्रॉस करी और रवि ने हिट किया, बशर्ते उसने अपने सारे ब्रेक जो है वो तुरंत लगाए थे, बट जो पेडेस्ट्रियन था वो मर गया। तो इन्वेस्टिगेशन जो है रिवील्ड नो रैशनेस और नेग्लिजेंस बाय रवि। तो अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट व्हाट इज रवीज लाइबिलिटी, रवि की क्या लाइबिलिटी होगी मोटर व्हीकल MV एक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 140 के, ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइबल अंडर सेक्शन 140 ऑफ MV एक्ट के अंदर वो होगा 1988 के, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिए हैं कि रवि के पास वैलिड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस था, वो कोई तेज स्पीड में या फिर गलत गाड़ी नहीं चला रहा था, उसने कोई भी ट्रैफिक रूल को नहीं तोड़ा। और एक्सीडेंट जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, कि जो पेडेस्ट्रियन था, पैदल चलने वाला आदमी था, उसने सडनली ही, मतलब अचानक से ही रोड क्रॉस कर ली। तो यहाँ पे लीगल पोजीशन के उसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बात की गई थी सेक्शन 156 की 166 की, ये कहता है फॉल्ट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या करना होता है, प्रूफ का, इसमें बात करता है रिक्वायर प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस का, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर बात करते हैं हम किसकी, सेक्शन दिया है 279 IPC का। तो ये जो पनिश होता है किसका, रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग का, ये एप्लीकेबल नहीं होगा रवि के केस में, क्योंकि वहां पे कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था, तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगला बात कर रहे हैं हम सेक्शन 140 जो हमारे में दिया है, तो ये बात करता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी की, मतलब यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो पेबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ नेग्लिजेंस। तो विक्टिम की जो फैमिली है वो एंटाइटल टू फिक्स कंपनसेशन, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। फिर दिया नो लाइबिलिटी एट ऑल, तो ये गलत है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो इंश्योर करता है कि कंपनसेशन इवन विदाउट एनी फॉल्ट, कहीं फॉल्ट नहीं है फिर भी कंपनसेशन वो इंश्योर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत होगा। तो मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, सेक्शन 140 के अंदर में ये कवर होगा, ठीक है। लेट अगला क्वेश्चन है कि मीना's husband died in a motor accident caused by an unknown vehicle that fled the scene. There were no witnesses or vehicle number. She files for in compensation. तो under which provision of the MV Act can she claim compensation? चार फिर से आपको दिए गए हैं ऑप्शन, जो हमने ये जो सेक्शन से पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो अभी ये आपके लिए इजी होगा इसका आंसर फाइंड करना।
ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि मीना का जो हस्बैंड था वो किसमें उसकी डेथ हुई, मोटर एक्सीडेंट में। किसने जो किया, कोई अननोन गाड़ी थी जिसमें कोई भी नंबर प्लेट वगैरह नहीं था, उसको गाड़ी को क्या करना था, रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना मुश्किल था। तो ये किसके अंदर आएगा, सेक्शन किसके अंदर, 161 के एमवी एक्ट के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, हिट एंड रन के जो एक्सीडेंट होते हैं उसको डील करता है। किसको डील करता है, हिट एंड रन के केसेस को डील करता है सेक्शन 161 के अंदर। तो इसमें क्या बात होगी कि जो इवन इफ द व्हीकल इज अननोन, मतलब अनआइडेंटिफाइड है, तो विक्टिम या उसके जो अदर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन को। तो जो कंपनसेशन है वो किस फॉर्म में, वो हिट एंड रन का कंपनसेशन फंड से आएगा। जहाँ पे क्या है, हमने पहले भी बात करी थी कि अगर डेथ है तो 2 लाख मिलेगा कंपनसेशन, और ग्रीवियस हर्ट में ये मिलता है 50,000। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 167 इज द करेक्ट आंसर। 166 गलत होगा क्योंकि ये फॉल्ट बेस्ड होता है। फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे प्रूफ का रिक्वायरमेंट होता है, नेग्लिजेंस और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे किसका, व्हीकल का। तो ये हमारा गलत हुआ। सेक्शन 163 ए जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला कंपनसेशन पर बात करता है, बट यहाँ पे रिक्वायर होता है किसका, आइडेंटिफिएबल व्हीकल इंश्योरर का। फिर बात करते हैं 147 का, ये भी हमारा रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि ये डील करता है कंपलसरी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल, यहाँ पे कंपनसेशन क्लेम नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 161, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो मार्क इट एज ए करेक्ट आंसर कि सेक्शन 161 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ओके चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है कि द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कैन एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या दिए हैं कि डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख, डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो यहाँ पे क्या बात होगी, ये क्वेश्चन किससे डील कर रहा है, देखिए ये जो है कि जो डिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का है, जो यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, इसमें क्या बात हुई है, ये जो एंटरटेन कर सकता है कंप्लेन जहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज की होती हैं वो पेड होता है कंसिडरेशन दैट शुड नॉट बी एक्सीडेड 50 लाख अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो क्या बात हुई है, 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर इसमें क्या है कि इसमें सॉरी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 2019 का वो रिप्लेस था किससे, कि पहले ये 1986 में एक्ट था, उसको रिवाइज किया गया पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ कंज्यूमर फोरम्स में। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ज्यूरिडिक्शन था वो क्या था, कंप्लेन, वो इट कैन हियर कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन जो इक्वल टू और लेस देन कितना होगा, 50 लाख। 50 लाख कितना, इक्वल टू या फिर लेस देन, सॉरी, इक्वल टू या फिर लेस देन 50 लाख होगा। इसके अलावा जो स्टेट कमीशन ज्यूरिडिक्शन होता है वो कंप्लेन कंसिडर करता है जहां पे वैल्यू होती है अबव 50 लाख, बट 2 करोड़ से कम होना चाहिए, 2 करोड़ से कम होना चाहिए। फिर बात करते हैं नेशनल कमीशन ज्यूरिडिक्शन की, यहाँ पे जो कंप्लेन होती है वहां पे कंसिडरेशन जो वैल्यू होती है वो होना चाहिए 2 करोड़ से ऊपर, किससे, 2 करोड़ से ऊपर। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारा, ठीक है, ये दिए गए हैं, कौन सा सही होगा, 50 लाख जो है वो सही होगा हमारा। तो मार्क इट ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर कि यहाँ पे इट डजंट एक्सीड 50 लाख। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 50 लाख जो करंट लिमिट है हमारे किस में, कंज्यूमर एक्ट 2019 के अंडर में। करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रवि बॉट ए वॉशिंग मशीन दैट स्टॉप्ड वर्किंग विद इन ए वीक, दो द कंपनी रिफ्यूज रिपेयर क्लेमिंग मिसयूज। तो रवि अप्रोचेस द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, विच राइट इज ही इन्फोर्सिंग? राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या सही होगा? देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कंज्यूमर राइट जो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, उसमें क्या कवर होता है कि राइट टू सेफ्टी कवर हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो राइट टू सीक रिड्रेसल तो हमारे कुछ इसमें भी दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या केस दिया है कि रवि ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी जो 1 हफ्ते के अंदर ही काम करना बंद कर दी, ठीक है, खराब हो गई है, और उसमें उसने कंप्लेन की तो कंपनी ने रिपेयर करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, और क्या कहा कि ये इसका मिसयूज हुआ है। तो रवि ने क्या अप्रोच किया? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को अप्रोच किया कि कंपनसेशन मिले या फिर उसको रिपेयर किया जाए। तो जो यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट है वो क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड डिफेक्टिव गुड्स के बारे में, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बट देखते हैं राइट टू चूज जो है वो क्या कहता है, वो रिफर करता है फ्रीडम टू सिलेक्ट गुड्स और सर्विसेज के बारे में। मतलब यहाँ दिया राइट टू चूज है तो मतलब वहां पे फ्रीडम मिलेगा गुड्स और सर्विसेज को खरीदने या उसको यूज करने के लिए, तो ये रिलेटेबल नहीं है। अगला बात कर रहे हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का। तो ये क्या है कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, ये हमारा अवेयरनेस करता है राइट्स को लेके, ये कंप्लेन फाइल करने के लिए नहीं है, तो ये भी हमारा नॉट रिलेटेबल होगा। फिर बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो है ये करता है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में सब पूरी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, कंपनसेशन के बारे में बात नहीं करता है, तो ये भी हमारा यहाँ पे रिलेटेबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट टू सीक रिड्रेसल इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बात कर रहा है कि द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू, किसमें? 4 ऑप्शंस दिए हैं, किसमें एस्टैब्लिश किया गया है? देखिएगा क्वेश्चन, ऑप्शंस देखते चलिए। देखिए यहाँ पे बात की गई है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए की, जो इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। इसका क्या था? इसका मेन जो फंक्शन था वो इंक्लूड करता है प्रोटेक्टिंग और इन्फोर्स करना कंज्यूमर राइट को। फिर आता है ऑर्डरिंग रिकॉल टू अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये स्टॉप करता है, रोकता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, इम्पोज करता है पेनाल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं ये क्या दिए हुए हैं कि प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, तो ये जो सीसीपीए है ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। फिर है प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ये जो है ये नॉट इट्स मैंडेट, क्योंकि इन्फोर्स करता है ये कंज्यूमर राइट को। फिर बात करते हैं इन्फोर्स कंज्यूमर राइट एंड रिकॉल अनसेफ गुड्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो मेन जो कोर फंक्शन है वो ही है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। फिर आता है इश्यू बैंक लाइसेंसेस, तो ये तो रिलेटेबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये आरबीआई के थ्रू किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. A popular toothpaste brand claims in advertisement that it cures dental problem within 2 days. ठीक है, but no clinical evidence support this. Which provision applies? यहाँ पे कौन सा provision apply होता है? देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्लेम क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें बात करते हैं कि सेक्शन 2 और क्लॉज 47 की, ठीक है, सेक्शन 247 इसके अंदर कवर होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है ये डिफाइन करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को, जो इंक्लूड करता है क्या? फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को। क्लेम करता है जो नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, उसका कोई एविडेंस नहीं है जो वो क्लेम कर रहा है। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटी और एफिकेसी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
तो यहाँ जो हमारा केस दिया हुआ है इसमें क्या है कि एक टूथपेस्ट का ब्रांड है जो क्लेम कर रहा है क्या कि जो डेंटल प्रॉब्लम है वो सिर्फ 2 दिन में जो है क्योर हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, बट उसका कोई भी क्लिनिकल जो है सपोर्ट या एविडेंस नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हुआ। तो ये किसके अंदर आएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर, जो सेक्शन 2 क्लॉज 47 में आता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन में दिया गया है कि मिस ब्रांडिंग अंडर ड्रग्स एक्ट, तो ये टूथपेस्ट में अप्लाई नहीं होगा, ये दवाइयाँ या ड्रग्स पे रिलेट करता है, तो ये नहीं होगा हमारा। प्रोडक्ट लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 82 जो है ये डील करता है किससे, हार्म जो है हुआ है कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने से, ये फॉल्स क्लेम पर होगा, मतलब फॉल्स क्लेम पर नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है उसको यूज करने से कोई नुकसान हुआ हो उससे रिलेट करता है। फिर लास्ट ऑप्शन हमारा दिया है नन ऑफ दिस, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमने आंसर ऑलरेडी फाइंड कर लिया है करेक्ट। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक कंज्यूमर ऑर्डर से रेफ्रिजरेटर ऑनलाइन, ऑन डिलीवरी इट्स फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो रिफ्यूज करता है लाइबिलिटी, सेइंग इट इज ओनली एन इंटरमीडियरी। तो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए आपको 4, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा एक बार देखिएगा स्क्रीन में, विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है वो बहुत क्या है कि उसमें क्या है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कवर करता है, किसमें एक्सप्लिसिटली अंडर इट्स एम्बिट। तो जो प्लेटफॉर्म है वो कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी बाय क्लेमिंग टू बी मेयर इंटरमीडियरीज। उनको क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन वेरीफाइंग सेलर्स। तो इंश्योर करना चाहिए क्या, डिस्क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। अगर वो फेल करते हैं अपनी ये ड्यूटीज को फुलफिल करने में तो दे कैन बी हेल्ड लाइबल अलोंग विद द मैन्युफैक्चरर और सेलर के साथ भी। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको पहले अपनी ये ड्यूटी जो है फुलफिल करनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है कि द प्लेटफॉर्म इज नॉट लाइबल एट ऑल, ये गलत होगा क्योंकि सीपीए 2019 के अकॉर्डिंग उनकी ये ड्यूटी है कि उनको जो है क्या है, इफ ड्यू डिलिजेंस इज नॉट फॉलोड तो वो लाइबल होंगे, ठीक है। फिर आता है द प्लेटफॉर्म कैन बी हेल्ड लाइबल ओनली इफ इट फेल्स टू एक्सरसाइज ड्यू टू डिलिजेंस इन सेलर वेरिफिकेशन। तो ये करेक्ट होगा क्योंकि ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। फिर आते हैं ओनली द मैन्युफैक्चरर इज लाइबल, तो ये भी गलत होगा क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके भी कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो ये भी गलत हुआ। फिर बात करते हैं द कंज्यूमर कैन नॉट क्लेम अगेंस्ट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि कंज्यूमर क्लेम कर सकता है if जो प्लेटफॉर्म है उसको अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने में अगर वो फेल हुआ है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो मार्क इट एज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि रवि वाज ड्राइविंग हिज कार विद ए वैलिड, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए इसको स्किप कर देंगे, ये हम कर चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है फिर ये कि when 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace they are said to commit riot, affray, assault या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रॉइट। रॉइट क्या होता है, सेक्शन 146 आईपीसी में कवर होता है, ये 146 ऑफ आईपीसी। ये क्या है कि ये रिक्वायर होता है 5 या 5 से ज्यादा आदमी जो यूज करते हैं, क्या फोर्स करते हैं और वायलेंस करते हैं फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, वहां पे 5 या 5 से ज्यादा आदमी है तो वहां पे रॉइट कवर होता है। ये यहाँ पे कवर नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 आदमी है, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है हमारे पास, एफ्रे। एफ्रे क्या होता है, ये सेक्शन 159 में कवर होता है आईपीसी के। तो ये कहता है कि जहाँ पे 2 या
2 से ज्यादा आदमी लड़ रहे हो कहाँ पे, पब्लिक प्लेस पे, और उनकी जो लड़ाई है वो पब्लिक को डिस्टर्ब कर रही है, पब्लिक की पीस को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 160 आईपीसी के। तो ये तो हमारा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा ही आदमियों की बात हो रही थी। ठीक है, फिर आते हैं एजॉल्ट। एजॉल्ट क्या कहता है, ये सेक्शन 351 के अंदर कवर होता है आईपीसी के। यहाँ पे क्या बात होती है, इसमें ये कवर करता है थ्रेट या फिर अटेम्प्ट टू यूज फोर्स अगेंस्ट अनदर पर्सन। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हो या पब्लिक की पीस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एन एफ्रे। तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, एंड एफ्रे इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये आज के हमारे 24 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस कवर हुए। 24 हो गया क्योंकि एक जो क्वेश्चन था वो रिपीट हो गया था बाय मिस्टेक। तो हमारे आज का ये सेशन खत्म हो गया है। आपको बस मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, अब हम सारे सेशन में यही बात करते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस करते रहिए अपने क्वेश्चंस को, उनको हमेशा रिवाइज करते रहिए, तो इससे इजी रहेगा कि आपको अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिकॉल करने में एग्जाम के टाइम पे इजी रहेगा, और कम टाइम में आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक जाते जाते इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपडेट्स के लिए, आप टेलीग्राम पे एक चैनल है नीलांशी मैम प्रेप हॉरिजॉन, इस नाम से चैनल है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी तरह का आपको इश्यू होता है, कोई भी आपको क्वेरी होती है, तो जो स्क्रीन पे लगातार नंबर आपको दिया जा रहा था उस पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 9727040406 पर। आइदर कॉल और व्हाट्सएप पे आप कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी ड्रॉप करिए, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो तब तक के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे अपडेट्स वहाँ मिलेंगे। प्रेप हॉरिजॉन ऐप पर आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फिर से कहूँगी कि बस रिवाइज करिए, कंसेप्ट को अपने हमेशा क्लियर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन होगा हमारा सेशन नंबर 18, जहाँ पे हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके AIB एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। तो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।